हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। आप लोगों का स्वागत है आपके प्यारे से अपने यूट्यूब चैनल टाइकून क्लासेस पे। अपने सीरीज में जो बोर्ड एग्जामिनेशन की इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है क्वेश्चंस की, अपन इस सीरीज में चर्चा करने वाले हैं आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे आपका बोर्ड पेपर में क्वेश्चन 100% श्योर है आना। और वो टॉपिक है आपका लेंस निर्माता सूत्र या लेंस मेकर्स फार्मूला। लेंस निर्माता सूत्र जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लेंस मेकर्स फार्मूला। यानी कि अगर आपको कांच का माध्यम, जो भी कांच है जिसका भी आपको क्या बनाना है, लेंस बनाना है, अगर आपको उसका अपवर्तनांक पता है, उसकी जो है क्या नाम है, उसकी वक्रता त्रिज्या पता है, तो आप इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं उचित फोकस दूरी का आप लेंस बना सकते हैं। जिस भी फोकस दूरी का लेंस आपको चाहिए, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, लेंस निर्माता सूत्र कहते हैं। ये होता क्या है, तो लेंस निर्माता सूत्र होता है 1/f बराबर n2 - n1 डिवाइडेड बाई n1 और एक ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2। ये होता है, ठीक है ना। जहां पे एक एक शब्दावली को पकड़ना। n2 क्या होता है, लेंस का अपवर्तनांक। n2 क्या है अपने पास, लेंस का अपवर्तनांक है। n1 माध्यम का अपवर्तनांक है। r1 r2 दोनों उसकी वक्रता त्रिज्याएं हैं और f क्या है, उसकी फोकस दूरी है। ठीक है, इसका निगमन करते हैं हम लोग, इसका एक बार प्रूफ करते हैं, फिर बाकी बातों की चर्चा करेंगे। तो प्रूफ करना है हमें। प्रूफ के लिए हम लोग क्या करते हैं, चलो एक हम लेंस मान लेते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है ना। कि ये हमने एक लेंस ले लिया। लेंस कौन सा ले ले, उत्तल होता है, चलो उत्तल के लिए कर लेते हैं। ये अपने पास एक उत्तल लेंस है, ठीक है ना, और ये इसका रहा मुख्य अक्ष। ठीक है, थोड़ा सा फिगर सही बना लेते हैं ढंग से, मजा आएगा करके। बनेगा नहीं हमसे बढ़िया, चाहे जो कर लेंगे, है ना। चलो, तो ये हमने एक लेंस ले लिया है, उत्तल लेंस है जिसके दो पृष्ठ हैं, तो इसकी दो वक्रता त्रिज्याएं होंगी। सिंपल सी बात है कि एक वक्रता त्रिज्या इसके लिए होगी, ये वाला, जिसकी वक्रता त्रिज्या इधर जाएगी, और एक पृष्ठ ये वाला है, तो इसके लिए वक्रता त्रिज्या इधर की तरफ होगी। यानी इसके लिए वक्रता त्रिज्या हमने मान लिया r1 है और इसकी वक्रता त्रिज्या हमने मान लिया r2 है। और ये हमने मान लिया फिलहाल जिस माध्यम में रखा, उस माध्यम का अपवर्तनांक n1 है, और जो लेंस है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है, n2 है, ये हमने मान लिया है। अच्छा जी, अब अगर हमने मान लिया कि यहां पर हमने कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है, क्या क्या यहां पर हमने कोई एक वस्तु रखा है, ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पर लेंस से रखा है, लेंस से u दूरी पर रखा हुआ है, तो होगा क्या, यहां पर दो पृष्ठ है, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्या होगा कि लाइट रे यहां से जाएगी, यहां से हमने एक लाइट रे इंसिडेंट कराई, ऑब्जेक्ट से क्या हुआ कि लेंस पर एक लाइट रे इंसिडेंट हो गई। अब क्या होगा भाई, देखो हम मान लेते हैं कि जो कांच का अपवर्तनांक है वो ज्यादा है n1 से। हम यहाँ पे एक एजम्पशन ले लेते हैं कि जो n2 की वैल्यू है वो n1 से बड़ी है। मतलब ये है कि ये जो हमारा लेंस है, लेंस के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है वो माध्यम के अपवर्तनांक से ज्यादा है, ये हम एज्यूम कर लेते हैं। अब अगर ये ज्यादा है तो ये हो जाएगा सघन माध्यम, ये बिहेव करेगा विरल माध्यम। तो जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुक जाती है, यानी कि ये जा तो ऐसे रही थी, समझने बात को, लेकिन ये सीधा ना जा करके थोड़ा सा अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, तो ये थोड़ा सा झुक जाएगी, ठीक है ना। और झुक करके अगर एक पल के लिए देखो, जरा समझो बात क्या समझनी है आपको। मैं इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया, चलो A, इस पॉइंट को बोला B, इस पॉइंट को बोल दिया C और इस पॉइंट को बोला D। अब आप इमेजिन करो, अगर ये वाला सरफेस ना होता एक पल के लिए, जो ADC है इसको मान लो नहीं है एक पल के लिए, तो अगर ये वाला सरफेस ना होता तो ये लाइट कहीं जा करके यहां पे मिलती। तो यहां पे ये वाला जो सरफेस पहला वाला था, पृष्ठ ABC, ये पृष्ठ कहां पे प्रतिबिंब बनाता, I' पे बनाता। अगर ये जो सरफेस ADC है ये नहीं होता तो ये जो पृष्ठ ABC है ये इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनाता, यहां पे बनाता, क्योंकि लाइट यहां पे जा रही है। एक लाइट हमने ये मान लिया सीधा गई है, तो ये दोनों लाइट कहां पे मिलती, यहां पे मिलती। कब, अगर ये वाला ना होता तो, समझ रहे बात को। तो इसके लिए हमने वक्रता त्रिज्या कितनी मानी। अब हम यहां पे क्या करेंगे, एक फार्मूला लगाएंगे। अभी पृष्ठ ABC के लिए देखो केवल, तो हम यहां पे बात क्या कर रहे हैं, पृष्ठ ABC के लिए।
तो पृष्ठ ABC के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे गोलीय अपवर्तक पृष्ठों का अपवर्तन सूत्र। क्या मैं फार्मूला इस्तेमाल करने वाला हूं? गोलीय अपवर्तक पृष्ठों के लिए अपवर्तन का सूत्र। ये सूत्र भी बड़े काम का, यहां से भी बढ़िया न्यूमेरिकल बनता है। ये क्या होता है अपवर्तन का सूत्र? तो ये होता है N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1 बटे R। ये होता है फार्मूला हमारे पास। N2/V माइनस V1 N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1 बटे R। यहां पे क्या है कि मान लो ये सरफेस है, तो N1 हम क्या लेते हैं? जिस माध्यम से प्रकाश की किरण जाती है, और N2 क्या होता है? जिस माध्यम में जाती है। N1 क्या लेते हैं? जिस माध्यम से जाती है, और N2 क्या लेते हैं? जिस माध्यम में जाती है। ये बात ध्यान रखना। तो इसके लिए लगाओ, तो देखो प्रकाश की किरण कहां से जा रही है? N1 से जा रही है N2 में, यानी जो माध्यम है यहां से पहले किसमें प्रवेश की? कांच में। किसके लिए? पृष्ठ ABC के लिए। तो लिखो इसके लिए क्या लिखोगे आप? N2/V। ये प्रतिबिंब कहां पे बना रहा है? इसकी दूरी को कुछ नाम दे रहे हैं, चलो V डैश। ये वाली दूरी हमने बोल दिया V डैश। तो प्रतिबिंब कहां बनाएगा? V डैश पे माइनस N1/U। ये तो है ना N1 बटे U। वस्तु कहां रखा है? यहां पे। फिर क्या लिखेंगे? N2 माइनस N1 बटे R। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ रही है। हमने क्या लिया? पहला एक पृष्ठ हमने लिया, इस वाले पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र लगाया, और ये अपवर्तन का सूत्र ये होता था N2/V। V क्या है? जहां पे प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब कहां बना रहा था? I डैश पे। दूरी कितनी ले ली है? V डैश। तो यहां से हमने लिखा N2/V डैश माइनस N1 बटे U, क्योंकि इसका जिस माध्यम से जा रही है इस माध्यम का भी अपवर्तनांक कितना है? N1। कितना है? N1 है। तो इसका भी माध्यम का अपवर्तनांक N1 था। वस्तु कहां रखी थी? U पे। तो इसके लिए सीधा लिखा N1/U बराबर N2 माइनस N1, और त्रिज्या इसकी कितनी मानी थी? R1 मानी थी, इसलिए हमने R1 लिखी। अब ये हो गया, पर ऐसा है तो नहीं ना, ADC तो अवेलेबल है यहाँ पे। हम क्या मान के इसको किए कि भैया अगर ADC ना होता तो यहां बनता, लेकिन वास्तव में तो ADC है। तो चलो पृष्ठ ADC के लिए देखो जरा। पृष्ठ ADC के लिए, तो जब आप ADC के लिए देखोगे तो हमेशा ध्यान रखना, मैं एक बात बताऊं, तो जो ये पृष्ठ ADC है, हमेशा ध्यान रखना, अगर कभी आपके पास दो पृष्ठ हो, दो लेंस हो, ठीक है ना, तो हमेशा पहले के द्वारा बना प्रतिबिंब दूसरे के लिए वस्तु का काम करेगा। यहां पे दो सरफेस है, दो लेंस हो, हमेशा पहले के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब दूसरे के लिए वस्तु का काम करेगा। लॉजिक भी बनता है कि जैसे मान लो इस वाले सरफेस पे यहां से ये लाइट आ रही है, अब अगर आप पीछे बढ़ाओ इसको, तो इस लेंस को क्या लगेगा कि भाई लाइट कहीं यहां से आ रही है, ये वाली लाइट आती हुई नजर आएगी ना इसके लिए। तो भाई ये थोड़ी लाइट तो सीधी रेखा पे चलती है ना, तो भाई इसके नजरिए से क्या है, लाइट इधर अभी अनंत तक देखता चला गया, यार यहाँ तो कोई स्रोत ही नहीं बैठा है, तो ये आ कहां से रही है, तो ये फिर थोड़ा सा इधर की तरफ बढ़ेगा तो उसको लगेगा कि यहां से आ रही है, ऐसा फील होगा इसको। तो जो प्रतिबिंब बनेगा पहले के द्वारा, वो हमेशा क्या करेगा, दूसरे के लिए आभासी वस्तु का काम करेगा। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं कि ABC के द्वारा बना प्रतिबिंब I डैश, ABC के द्वारा बना प्रतिबिंब I डैश ADC के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है। तो अब इसके लिए बना लो, बढ़िया बात है। तो अब देखो, लेकिन होगा क्या कि जब ये वाली प्रकाश की किरण, अब आप इसके लिए देखो जरा, ये जो इंसिडेंट हुई यहां पर, जब ये जाएगी N2 से N1 में जाएगी, N2 से N1 यानी कि सघन से विरल में जा रही है। अब जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, और इसका अभिलंब क्या होगा, कहीं ये होगा, इस वाले सरफेस का अभिलंब क्या होगा, कुछ ये होगा अभिलंब। ड्रॉ नहीं कर रहे यहाँ पे, ज्यादा घोंच पिच ना हो, समझ जाना। इसका अभिलंब क्या होगा, ये वाला अभिलंब होगा। तो अगर ये अभिलंब है, लाइट ऐसे जाना चाह रही थी, अभिलंब से दूर हटेगी, तो थोड़ा सा ये क्या होगा, और ज्यादा झुक जाएगी, कहीं यहां पे जाकर के फाइनली ये इमेज बनेगी।
और इस इमेज को हमने बोल दिया है फाइनल इमेज आई, और ये वस्तु की दूरी, सॉरी इसकी दूरी कितनी हमने मान ली। देखो क्या कह रहे हैं कि भाई जब ये वाला पृष्ठ था, जब आपने ABC के लिए लिया, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, अभिलंब हो गया, ये अभिलंब था, ठीक है ना, क्योंकि अगर ये सरफेस है, ये कोई भी आप मान लो वक्र है, तो जहां इसका सेंटर होगा अभिलंब वहीं पे जाएगा, ध्यान रखना। तो इसका सेंटर कहीं इधर रहा होगा, अभिलंब इधर जाता, तो अगर ये अभिलंब था तो ये क्या होगा, जब विरल से सघन में आई तो अभिलंब की तरफ झुक गई, तो यहाँ आ गई। अब जब इस वाले पृष्ठ से बाहर निकली तो कांच से हवा में जा रही है, या मान लो कांच से अलग माध्यम में जा रही है, सघन से विरल में जा रही है, तो जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटती है और फाइनल इमेज यहाँ पे बना देगी आई पे। तो देखो इसके लिए जरा आप लगाओ फार्मूला, क्या है N2/V। देखो N2 हमने किसके लिए कहा था, जिस माध्यम में जाती है, तो इस बार प्रकाश की किरण किस माध्यम में जा रही है, N2 से N1 में जा रही है, क्योंकि भाई देखो मैं यहाँ पे लेंस रखूं, जैसे मान लो ये लेंस है, अब इसके इस तरफ भी हवा है, इस तरफ भी हवा है, दोनों तरफ माध्यम सेम होगा, जिस भी माध्यम में रखेंगे, मान लो पानी में रखा, इधर भी पानी इधर भी पानी, तो इसके दोनों तरफ माध्यम क्या है, सेम है। तो अब क्या हो रहा है कि भैया N2 से जा रही है और किसमें, N1 में जा रही है, तो पहले क्या लिखोगे आप, N1 लिखोगे। इस बार हमने यहाँ पे क्या बताया था, देखो जरा कि भैया N1 हम किसको मानते हैं, जिस प्रकाश की किरण से जाती है, और ये N2 क्या होता है, जिसमें जाती है, तो किससे जा रही है, N2 से, किसमें जा रही है, N1 में, तो इस बार क्या लिखेंगे, N1/, और प्रतिबिंब क्या है भैया, प्रतिबिंब कहां बना है, V पे बना है, प्रतिबिंब कहां बनाएगा, V पे, माइनस N2/, किससे जा रही है, N2 से, वस्तु कहां पे है, I डैश पे, वस्तु का काम कौन कर रहा है, I डैश, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, V डैश बराबर, यहाँ पे क्या लिखेंगे भैया, इस बार N1 माइनस N2 डिवाइडेड बाई R। देखो यहाँ पे ऐसे समझ लो ना यार, जब N1 से N2 में गई थी तो ये लिखा N2 माइनस N1, अब जब N2 से N1 में जा रही है तो क्या लिखेंगे, N1 माइनस N2, ठीक उल्टा कर देंगे। अब इसको थोड़ा सा पैटर्न इसके रिकॉर्डिंग बना लेते हैं, तो क्या मिलेगा, N1/V माइनस N2 में V डैश बराबर, अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या बनेगा, N2 माइनस N1 बटे R2, इक्वेशन नंबर 7। देखो दोनों सेम हो गया ना, माइनस अंदर गुणा करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस N2 और ये माइनस माइनस प्लस का N1। अब क्या करेंगे, दोनों समीकरण को अगर आप ध्यान से देखो तो N2/V डैश प्लस का N2/V डैश माइनस का, तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो ये आपस में क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल आउट कर देंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण 1 + 2, अगर दोनों को हम जोड़ देंगे तो देखो ये दोनों आपस में कट गए, ठीक है ना, और ये क्या बचेगा यहां से, फिर N1/V1 माइनस N1/U, V1 नहीं यार V होगा यहाँ पे, हाँ क्योंकि ये देखो फाइनल इमेज V पे बना रहा है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, N1/V माइनस यहां से बचा N1/U बराबर, देखो इन दोनों में से N2 माइनस N1 कॉमन ले लो, दोनों में है ना N2 माइनस N1, तो दोनों को जोड़ रहे, यहाँ पे क्या बचेगा, 1/R1, यहाँ ये माइनस का क्या बचा, 1/R2, इक्वेशन नंबर 3। एक बार मैं विजिबिलिटी देख लेता हूँ, नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोगों को, नीचे तक दिख रहा है, ठीक है, तो फिर आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा 2-4 स्टेप और है, उसको समझ लेना, अपनी कहानी हो जाएगी। तो फाइनली देखो जरा, अब हम क्या मान लेते हैं कि भैया हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रखा हुआ है इनफाइनाइट पे, ठीक है ना, यदि यहाँ पे लिखो जरा, यदि वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, तो प्रतिबिंब कहां बनता है, फोकस पर बनता है। यानी कहने का मतलब क्या है, U की वैल्यू अगर इनफाइनाइट है तो V की वैल्यू क्या होगी, F होगी। अब यहां पे जैसे आप U की जगह इनफाइनाइट रखोगे तो रखो जरा, तो क्या मिलेगा, N1, V की वैल्यू क्या मिलेगी, F, ठीक है, सॉरी V की जगह क्या लिखेंगे अपन, F लिखेंगे, माइनस N1 बटे इनफाइनाइट बराबर क्या बचेगा, N2 माइनस N1 ब्रैकेट में आ गया 1/R1 माइनस 1/R2, तो यहां से क्या मिला, N1 बटे F, बटे में इनफाइनाइट का मतलब होता है 0, तो ये आ जाएगा N2 माइनस N1 1/R1 माइनस 1/R2। अब ये N1 इधर मल्टीप्लाई में है तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये अपने पास में हो गया लेंस निर्माता सूत्र। तो देखते हैं, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को थोड़ा समझ में आया होगा यहाँ पे। अच्छा, अगला अपना जो क्लास लेंगे वो अपन लोग इसका डेरिवेशन ले लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में, कि इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं, तो ये अपने नेक्स्ट टॉपिक होगा। लेकिन हाँ,
अभी भी हम लोग इस पे कुछ चर्चाएं करेंगे लेंस मेकर्स फार्मूले पर, थोड़ी बहुत चर्चा अपनी अभी बाकी है, उसको भी करते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या है आगे इसके बारे में कुछ बातें देखो जरा। अब मान लो मैं कुछ केसेस बना रहा हूं, यहां पे देखो ये अपने पास आ गया। उम्मीद करते हैं डेरिवेशन क्लियर हो गया होगा कैसे आता है। तो इसके कुछ बातें ध्यान में रखो। केस फर्स्ट, अगर मान लो मैं लेंस को किसी ऐसे माध्यम में रख दूं जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से बड़ा है। भाई मान लो हमने कांच लिया जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, उसको उठा करके ऐसे द्रव में रख दिया जिसका अपवर्तनांक 1.65 है। समझ रहे बात को? तो अगर मैंने उसे एयर में रखा, पहले कुछ फोकस दूरी निकाली, फिर हम उसे ले जाकर के ऐसे माध्यम में रख दिया जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से ज्यादा था, तो देखो जरा क्या बनेगा। कायदे से समझ रहे हैं इस बात को। तो यहाँ पे ये n1 बड़ा है, ध्यान सुनो भाई, हम क्या लिखा हुआ n2 - n1। अब ये n1 की वैल्यू ज्यादा है, तो अगर नेगेटिव वाला ज्यादा होगा तो ये फाइनल रिजल्ट आपको क्या देगा? नेगेटिव देगा। अब नेगेटिव का मतलब क्या है? मतलब अगर पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और पहले से फोकस दूरी प्लस थी तो अब क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। यानी कि यहां पर क्या होगा कि जो लेंस है, लेंस की प्रकृति पलट जाएगी। अगर आपका उत्तल लेंस था तो वो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा, और अगर अवतल लेंस था तो वो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करना शुरू कर देगा। समझ रहे बात को? अगर हमने क्या किया, लेंस को ऐसे माध्यम में डुबो दिया जिस माध्यम का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से ज्यादा था, तो हमारा लेंस कैसा बिहेव कर रहा है? अगर हमारा लेंस उत्तल था तो अवतल की तरह बिहेव करेगा, और अवतल था तो उत्तल की तरह बिहेव करेगा, यानी पूरी प्रकृति पलट देगा वो। दूसरा केस देखो, अगर मान लो हम लेंस को ऐसे माध्यम में डुबो दें जिसका अपवर्तनांक इसके बराबर है, माध्यम का और उसका दोनों का, तो देखो अगर दोनों बराबर होगा तो ये n2 - n1 दोनों बराबर है, तो घट के क्या बचेगा? 0। भाई दो संख्या है, अगर दोनों को बराबर है तो घटाएंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये दोनों घट के क्या बचेंगे? 0। यानी 1/f क्या आ गया? 0। तो f की वैल्यू क्या आ गई? 1/0, जिसे हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट। यानी यहां पर उस पदार्थ की जो फोकस दूरी है वो अनंत हो जाएगी। फोकस दूरी क्या हो जाएगी? फोकस दूरी हो जाएगी अनंत। और जो आपका लेंस है, अब लेंस नहीं रह जाएगा, अब वो एक समतल प्लेट बन जाएगा। कैसा बिहेव करेगा? समतल प्लेट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि समतल प्लेट जो होती है इसकी वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। यानी अगर हमने लेंस को ऐसे माध्यम में रखा जिसका अपवर्तनांक, माध्यम के अपवर्तनांक और लेंस दोनों का बराबर था, तो फोकस दूरी क्या मिलेगी? हमें अनंत मिलेगी, इनफाइनाइट मिलेगी। यानी कि जो हमारा लेंस है, लेंस ना रहा, ठीक है ना, वो है ना करना यार यार ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, तो यहां पर भी लेंस लेंस ना रहा, अब वो समतल प्लेट की तरह व्यवहार करना शुरू कर देगा। तीसरा केस, केस नंबर 3। हालांकि यहां पे कोई दिक्कत नहीं, अगर आपका n1 की वैल्यू छोटी है n2 से तो प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, इस प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर लेंस उत्तल है तो उत्तल रहेगा, अवतल है तो अवतल रहेगा। हाँ, बशर्ते इतना होता है कि जो उसकी फोकस दूरी होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो ये 3 केसेस याद रखना, यहाँ से भी बढ़िया क्वेश्चंस बन जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी बन जाता है, या आपको जो है डेरिवेटिव टाइप में भी, या फिर क्वेश्चन बढ़िया न्यूमेरिकल टाइप में भी बनते हैं। हर टाइप का कोई न्यूमेरिकल इस फार्मूले से भी बनता नजर आता है। डेरिवेशन भी बनता है, कॉन्सेप्चुअल भी बनता है, एमसीक्यू भी बनेगा, न्यूमेरिकल भी बनेगा, हर टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। और इससे हर पेपर में एक ना एक क्वेश्चन इससे हर बार देखा गया। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उम्मीद करते हैं आपको टॉपिक समझ में आई होगी, ठीक है ना। और ये अगली टॉपिक अपनी क्या होगी, अभी मैंने पीछे बता ही दिया था कि अपवर्तन के लिए हम लोग सूत्र का निगमन करेंगे। अगर कोई गोलीय पृष्ठ दिया हुआ है तो उसकी वजह से अपवर्तन क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो भैया एक बार लाइक जरूर कर देना, लाइक वाइक ठोक देना, ठीक है। और कमेंट करके एक बार बता देना कैसा लगा टॉपिक तुम लोग को। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।